नाज़रीन, मुल्क को बहुत सारे माशी चैलेंजेस का सामना है। ज़ाहिरी बात है, आम तासुर ये दिया जाता है कि मौजूदा तौर पे हुकूमत पे तनकीद न की जाए क्योंकि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहा है और इन हालात के अंदर कोशिश ये की जाए कि मस्बत गुफ्तगू करके हुकूमत का हौसला बुलंद किया जाए ताकि मुल्क की जो गिरती हुई माशी साख है उसमें बेहतरी आने में हम भी अपना किरदार अदा करें। ज़ाहिरी बात है, हम उतनी सख्ती से मईशत के मुतल्लिक बात नहीं कर रहे जैसे माजी की हुकूमतों के मुतल्लिक किया करते थे। और बुनियादी मसला यहाँ पर घूम घुमा के यहीं आता है कि मीडिया के ऊपर ये अखलाकी ज़िम्मेदारी रखी गई कि हम किसी न किसी तरीके से इस मुश्किल दौर से हुकूमत जो गुज़र रहा है इसको मज़ीद और कमज़ोर ना करें बल्कि इसके बाजू मजबूत करें ताकि ये आगे बढ़ सके। यह आम तासुर दिया गया, लेकिन इस आम तासुर के बरखिलाफ़ कुछ बड़ी अजीब सी चीज़ें हुई। हालिया हफ्ते में जनाब मोहतरम आर्मी चीफ तशरीफ़ लाए पाकिस्तान के बिज़नेस कैपिटल में। ताजिर सनतकारों के साथ उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद मोहतात अंदाज में हम करते हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमें भी मुल्क की साख को बरकरार रखना होता है, लेकिन ताजिर सनतकार बिरादरी जो है बंद दरवाज़ों के पीछे उनकी क्या बात हुई इसके मुतल्लिक हम सिर्फ मुबैना तौर पर ही जानते हैं। उस वक्त में मेरा ऐसा ख्याल है कि जनाब अहमद चिनाई साहब भी शामिल थे जो कि डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज होने के साथ साथ एक मारूफ तिजारती, सनती, सियासी और माशरती शख्सियत है। वेलकम करता हूँ आपको अहमद चिनाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चिनाई साहब। अब बुनियादी बात यह है कि जो गुफ्तगू हम प्रोग्रामों में गालिबन इतनी नहीं करते रहे, मैं तो खैर खुल के बात करता हूँ कि हमारे मईशत को किस तरह की चैलेंजेस का सामना है। ताहम जो मुलाकात आपकी हुई ताजिर सनतकारों की, उसमें मुबैना तौर पर हमें बताया गया कि मौजूदा सियासी हुकूमत को सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ हुकूमती इदारे, टैक्स का निज़ाम व दीगर और सरकारी इदारे जिनका ताल्लुक़ तिजारत, सनत और मईशत के शोबे से है, उन पर सख्त तरीन तनकीद की गई। माशी कारकर्दगी के मुतल्लिक हक़ाइक़ बताए गए। पाकिस्तान के माशी शुमारिये जो शायद हम टीवी पर नहीं बता सकते, लेकिन ताजिर सनतकारों ने वो कोट किए और जितना उनके अंदर मवाद था वो सब मवाद उन्होंने निकाल के सामने रख दिया आला शख्सियत के, जिसके बाद उनको इस हिसाब से इत्मीनान ज़रूर दिलाया गया कि उनके मसाइल को हल करने के लिए काम किया जाएगा। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि एक्सट्रीम मेजर्स तक लेने को कहा गया और ऐसी बात जो कि मैं मीडिया पे कर भी नहीं सकता उसकी भी तरगीब दी गई, जिसकी शायद तवक्को ताजिर सनतकारों से नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें की। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, टीवी पर जब मैं मईशत को तनकीद का निशाना बनाता हूँ तो आप कहते हैं नहीं सब भला चंगा है, तो बंद दरवाज़ों के पीछे आपने मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को आपने ये बात की, तो मेरे ख्याल से तो ये फिर मेरे ख्याल गुफ्तगू में तज़ाद पैदा हो गया, नहीं? क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक उस मीटिंग के अहवाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव मीटिंग मैंने नहीं देखी। और जितनी आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, देखें, नहीं, मैंने नेगेटिव बात नहीं की, आप लोगों ने नेगेटिव बात की, ताजिर सनतकारों ने। मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं उसकी नफी करता हूं। देखिए, कहीं भी आप महफिल में बैठेंगे तो आप जो भी मुल्क को पॉजिटिव और नेगेटिव मसाइल दरपेश हैं उस पर ज़रूर बात करेंगे, और जब उस पर बात की जाती है तो उसके हल के लिए भी बात की जाती है। और मैं ये समझता हूं कि आर्मी चीफ ने पूरी स्टडी करके जो है कि इन्होंने पिछली मीटिंग हमारे साथ की थी 3 सितंबर 2023 को, और उसके बाद 27-28 सितंबर 2024 को इन्होंने ये मीटिंग की। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक तकाबली जायजा दिया कि 3 सितंबर 2024 को इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। उस वक्त उनके साथ एक्टिंग
जो उस वक्त केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी डॉक्टर शमशाद अख्तर मौजूद थी, और उन फिगर्स की उन्होंने तस्दीक की थी कि हाँ ये फिगर्स उस वक्त थे। और इसके बाद आज जब ये फिगर्स लेकर आए हैं तो इन तमाम फिगर्स की तस्दीक जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारे कर रहे हैं। आप अगर उन फिगर्स को देखें तो उनमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है कि आज हमारी क्या सूरत हाल है इकनॉमी की, और हमारे नंबर्स कैसे हैं, और उस वक्त 3 सितंबर 2023 को नंबर्स क्या थे। इन नंबर्स पर बड़ी नहीं, उन्होंने तो अपनी तफसीली जिम्मेदारी बात का की। सबूत दिया, मैं इस चीज़ से आपसे इत्तेफाक करता हूँ और नंबर्स डेफिनेटली इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जो मुबैना तौर पर अखबारात ने और वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया है कि जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ, खुली कचहरी शुरू हुई और उन्होंने तमाम लोगों की फीडबैक मांगी, तो ताजिर सनतकारों ने शिकायत का एक अंबार लगा दिया। उन्होंने सिविलियन हुकूमत को सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज़ हैं जो इकोनॉमी के साथ डील कर रहे हैं उन पर गवर्नेंस के जो है वो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगाए। मैं इसकी आपसे कंफर्मेशन ले रहा हूं, क्या ये बात हुई या नहीं हुई? देखिए, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ और जो मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया उसी के तनाजुर में बात हुई, और उसी के तनाजुर में तमाम ताजिर बरादरी, मैं तमाम की बात करता हूँ, एक भी शख्स वो नहीं था कि जिसने इन फिगर्स को जो है माना हो और हुकूमत की तारीफ भी की है। देखिए, मैंने फिर कहा कि जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करना हमारा फर्ज है, वो हमने कल भी की, आज भी की, और हम जहां जहां वो मसाइल आते जाएंगे उसकी निशानदेही जरूर करते जाएंगे। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात हुई, और हमारे आर्मी चीफ ने जो है वो बिल बरमला ये कहा कि बल्कि लोगों से पूछा कि आपकी प्रेफरेंस सिक्योरिटी है या आपकी प्रेफरेंस जो है वो इकोनॉमी है। लोगों ने सिक्योरिटी की बात की तो उन्होंने कहा नहीं, सिक्योरिटी हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, आप इकोनॉमी पे बात करें, आप इकोनॉमी को ठीक करने की बात करें, आप इकोनॉमी पे जो है वो अपना तमाम फोकस करें और हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। उन्होंने SIFC का भी हवाला दिया, SIFC की अचीवमेंट्स का भी हवाला दिया, और फिर जो लोगों की शिकायतें थी उस पे जहां जहां जो कंसर्न लोग थे उनकी निशानदेही की और उनसे कहा कि इन मसाइल का फौरी तदराक होना चाहिए। उन्होंने पिछले साल को भी कोट किया कि उस वक्त आपने ये मसले की निशानदेही की थी और आज उसमें और इसमें कितना फर्क है, तो लोगों ने इस बात को एडमिट किया। मैं तो देखिए आपके साथ इत्तेफाक भी करता हूं, और आपको खुद पता है कि मैं भी आपकी तरह एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते अपने दिफाई इदारों का बड़ा एहतराम करता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि दिफाई इदारों ने जब से मईशत का मतलब मईशत के अंदर अपना रोल अदा किया, मुल्क के अंदर स्मगलिंग भी रुकी, डॉलर का रेट भी थमा, उसके अलावा माशी तरक्की भी हुई, बेहतर इंडिकेटर्स हुए। लेकिन मेरा सवाल फिर अपनी जगह बरकरार है, क्या मौजूद ताजिर सनतकारों ने सिविलियन हुकूमत को सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया? क्या उन्होंने टैक्सेशन निज़ाम के ऊपर सवालात उठाए? क्या उन्होंने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार नहीं है? और क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जिम्मेदारियां अगर बराह रास्त खुद आप अपने सर ले लें तो वो बेहतर रहेगा? क्या मैं इस चीज़ की आपसे तायद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अखबारात के अंदर यही खबर छपी है, अखबारात के अंदर वो खबर नहीं छपी जो आप बता रहे हैं। जी देखिए, ये इस तरह की बात नहीं थी कि लोगों ने सख्त क्रिटिसिज्म किया हो। मैंने फिर आपसे कहा कि लोगों ने निशानदेही जरूर की है और उस निशानदेही को उन्होंने एड्रेस भी किया है। जब एड्रेस करने की बात आई और जब पाकिस्तान में सरमाया लाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम ये तो जरूर कहते हैं कि फला जो है वो सरमाया निकाल कर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात की क्यों निशानदेही नहीं की जाती कि फला फला ऑर्गेनाइजेशन या फला फला इन्वेस्टर आ रहे हैं और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का हवाला दिया कि ये इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो ये पॉजिटिविटी की बात है। फिर उन्होंने तमाम लोगों से ये भी कहा कि देखें, अगर आज हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करेंगे तो बाहर वाला कभी नहीं आएगा। तो आप इस बात पर इत्मीनान रखें कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको हर किस्म की सहूलत देंगे। पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए और हम इस इन्वेस्टमेंट का जो है वो प्रोटेक्शन करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी इस पे जो है वो एमनेस्टी लाई जाए ताकि हम पैसे यहाँ ला सकें। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ मुमकिन होगा पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए वो तमाम इक़दाम देखें वो तो जाएंगे, और उन्होंने बहुत सारी मिसाल देखें वो बेसिकली मैं आपको बताऊं वो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं आर्मी चीफ, और मैंने उनको देखा है कि कभी भी वो मिसस्टेप नहीं करते, गलत कदम नहीं उठाते, गलत बयान नहीं देते या कोई भी ऐसी बात नहीं करते कि जिसका कोई लूज एंड रह जाए।
मैं उनके मुतालिक बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी की गई गुफ्तगू जो है वो उन्होंने कई प्लेटफॉर्म से पहले भी की है, जहां उन्होंने लोकल इन्वेस्टर्स को कहा है कि आप मुल्क में कॉन्फिडेंस रखें, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे। ये स्टेटमेंट उनकी आ चुकी है, मीडिया में भी आ चुकी है। उन्होंने लोकल, मैं तो आपसे इस चीज़ की कन्फर्मेशन ले रहा हूँ कि हमारे ताजिर सनतकारों ने उनको क्यों क्या कहा और क्यों कहा, क्योंकि बात यह कि दिस सेशन वॉज मेंट टू बी ए फीडबैक सेशन। इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने एक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया कि उन्होंने जानने की कोशिश की ताजिर सनतकारों से कि वो इवेल्युएट करके बताएं कि इकोनॉमी की पोजीशन कैसी है, जिस पर ताजिर सनतकारों ने अपने अंदर से सारा मवाद निकाल के बाहर रख दिया। हमें ये बताइए। नहीं अली भाई ऐसी कोई बात नहीं थी। मसाइल की निशानदेही जरूर की है, मैं फिर कहूंगा, लेकिन नहीं, हमें मीडिया पे बताया गया कि बिजनेसमैन ने बहुत उसके फीडबैक जी 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 माजरत, आप अपनी बात मुकम्मल। उसके फीडबैक में तमाम ताजिरों ने, मैं समझता हूं कि सब ने तारीफ की कि नहीं, आपने जो है वो सारी चीजों को ठीक करने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है। आर्मी चीफ ने कई दफा कहा कि आप तारीफ की बात ना करें, आप मसाइल की बात करें। मैं यही आपको बता रहा हूं, मुझे जो सुनने में आई बात या अखबारात के जरिए या जो वो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर के मुतालिक, दीगर और वजारतों के मुतालिक, वजारतों के किरदार के मुतालिक, सरकारी अफसरान की कारकर्दगी के मुतालिक, टैक्स के मुतालिक, मुकामी हुकूमतों के मुतालिक बहुत ज़्यादा जो है वो ताजिर सनतकारों ने शिकायत की कि ये हमें कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा हमें सुनने में आया, हो सकता है गलत हो ये बात। ऐसा जी, मैं बरमला कह रहा हूं कि ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हमें कोई नहीं सुनता या हमें हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती और बहुत ही खराब गवर्नेंस है। हाँ, गवर्नेंस की जो कमजोरियां हैं उसकी निशानदेही जरूर की। और आर्मी चीफ ने बरमला कहा कि बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं और हम उनको ठीक करने के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। हमने गुड गवर्नेंस की कमेटी भी बनाई हुई है, हमने इस सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स भी की हैं और लोगों को ये तंबीह भी की है कि जी आज मुल्क को कुछ देने का वक्त आया है, आज मुल्क के लिए काम करें। और उन्होंने कहा कि मेरी तो प्रेफरेंस ये है, और लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, उन्होंने आईटी की बात की, उन्होंने फ्यूल एंड पावर की बात की, उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स की बात की, उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन पे बात की। ये पांचों चीजें जो हैं वो SIFC के ज़मरे में आती हैं। SIFC के जनरल वहां बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत सारे जो बातें थी उसकी निशानदेही में उन जनरल की जिम्मेदारी भी डाली। इसी तरह कराची में जो मसाइल थे, कराची में जो लैंड माफिया के इश्यूज थे, उस पे उन्होंने कोर कमांडर को भी कहा कि इन इश्यूज को फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए ताकि लोग फैसिलिटेट हों, लोग कारोबार करें। यहाँ दो बातें और भी हुई, मैं आपको ये बता दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। लोगों ने इस बात की निशानदेही की कि जी रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन को जो है वो अलग अलग तस्वुर किया जाए कि कंस्ट्रक्शन जो है वो 72 इंडस्ट्रीज को चलाता है और रियल स्टेट जो है वो प्लॉटों की लेन देन वाला मामला है। तो उन्होंने कहा कि जहां तक टैक्स की बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रियल स्टेट जहां प्लॉट्स की लेन देन की मामला हो वहां नॉर्मल टैक्सेशन बिल्कुल हो, लेकिन जहां कंस्ट्रक्शन की बात आती है, जो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज चलाता है, जो पाकिस्तान की मेजर लेबर फोर्स को चलाता है, उस पे जो है वो खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने इस बात पे भी एग्री किया। ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको जो है वो पॉजिटिवली ले लें कि आज मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो इस कारोबारी इदारों के साथ बैठकर बात करके मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ना कि मसाइल को स्टेलमेंट में लाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं और आप तो इस हिसाब से सेम पेज पर हैं, क्योंकि मैं और आप दोनों ही हमेशा से मुल्क के दिफाई इदारे और पाक फौज के किरदार को सराहते हैं। लेकिन मैं आपसे असल में हाल अहवाल इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि आप ही के ताजे सनतकार भाइयों ने व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए इस नौयत के मैसेजेस चलाए जिनसे ऐसे जहन में तासुर पैदा हुआ कि बिजनेसमैन जो हैं गालिबन वो मौजूदा हुकूमत जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की है उनकी कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे और उनकी माशी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद कर रहे थे। मैं सिर्फ इस चीज़ की वजाहत ले रहा था। और ताजिर सनतकारों की जो मीटिंग हुई उसमें नामवर बिजनेस लीडरों के अंदर शामिल थे और आला शख्सियत के साथ इन्होंने बात की और कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करने के लिए जो अच्छे काम हो सके वो हों। मैं असल में वजाहत इसलिए ले रहा था अहमद चिनाई साहब माजरत के साथ, उसकी वजह यह है कि आपके ताजिर सनतकार दोस्तों ने
व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए जो पैगाम रसाई की, उसमें ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि आप लोगों की मीटिंग के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने माशी मसाइल के ऊपर शिकायत का परिंदा सामने रखा और इसकी वजह से कुछ अभाम पैदा हो गया था। अच्छा हुआ आपने इस बात की वजाहत कर दी, सिर्फ इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था। जी अली भाई, मैं इसको दोबारा क्लियर करूं। जब हम वक्फे पे जा रहे थे, देखिए मैं आपको बिल्कुल उसके साथ आप हल्फिया कह लें कि किसी ने भी किसी का नाम लेकर, ना फाइनेंस मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर, ये कहा कि जी इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है या अपना इसमें बहुत सारे इबाम हैं। देखिए बात यह है कि मैंने फिर कहा कि मसाइल की निशानदेही आप भी करते रहेंगे, मैं भी करता रहूंगा, और हम हमेशा गवर्नमेंट को ये तरगीब देंगे कि इन मसाइल के हल के लिए जो है वो काम करें। ये जो है वो अभी भी इबाम बाकी है और हमें इन चीज़ों को ठीक करना है। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं जो अभी तक किसी को नहीं पता थी, और ये पहली दफ़ा वहाँ ये अनाउंस हुआ कि जी जो हमारे यूएई के, चाइना के और सऊदी अरब के जो डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, और उसके लिए हर 3 महीने 6 महीने हम रोल ओवर के लिए जाते हैं, वो रोल ओवर के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा। 37 महीने तक वो ऑटोमेटिकली रोल ओवर हो गए हैं। और ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को जो आगे ये मसाइल दरपेश थे कि ये कैसे रोल ओवर होगा, बाकी $24 बिलियन की सालाना कैसे पेमेंट होगी और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये इबाम अब खत्म हो गया है। और ये पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा होगा कि 3 सितंबर 2023 को हमारे पास 6 महीने का भी रिजर्व नहीं था इंपोर्ट के लिए। आज हमारे पास 2 साल से ज़ायद का रिजर्व आ गया है, जो आज की स्टेटमेंट है अखबारों की। तो ये सारी चीज़ें इस बात की कमाजी करती हैं कि हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई तो एफर्ट हुई है, और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कि जहां आप ये देख रहे हैं कि कहाँ हम इतने बड़े इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे थे और आज हम बात कर रहे हैं सिंगल डिजिट की, कि हम 17.5 पर आ गए हैं, और अगले 2 जो हैं हमारे पॉलिसी डिस्काउंट रेट की जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5-1% और कम हो जाएगा, तो हम 12-12.5% पे आ जाते हैं, और अगले साल जून तक हम सिंगल डिजिट में जाने की बात करते हैं। ये वो टारगेट्स हैं जो हमें बताया गया, और हम भी ये प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल टारगेट है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगा अहमद चिनाई साहब। बात ये कि अब मैं थोड़ा आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ले जाऊँ, उसको मुकामी माशी हालात से जोड़ लेते हैं। बात यह कि मशरिक़ वस्ता के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि एयर रूट्स के ऊपर भी रिव्यू हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको पता है कि शिपिंग लाइन्स भी जो ऑपरेट कर रही हैं इस रीजन के अंदर, उनके हिसाब से भी कुछ सवालात अब उठेंगे। पाकिस्तान की तिजारत भी मुतासिर हो सकती है, पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हो सकती है। मुख्तसरन इसके मुतालिक ज़रूर बताएं, क्योंकि लोग आपकी राय ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी देखिए, इसमें बड़ी क्लियर बात यह है कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के क्राइसिस हैं या वहाँ हालात हैं, हालात जंग हो गए हैं, और उस हालात जंग में ज़ाहिर कारोबार मुतासिर ज़रूर होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो खदशा है कि ऑयल प्राइसेस पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए। दूसरी तरफ अगर आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देखें तो सऊदी अथॉरिटीज़ ने ये कहा है कि जी हम इस सूरत हाल में अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे, और उसमें ये भी खदशे का इजहार किया है कि मुमकिन है कि ऑयल प्राइसेस आज अगर $80 के लगभग है तो $50 से नीचे चली जाए। तो यहाँ ये पॉजिटिव एंगल भी आता है आपका। और दूसरी ये बात कि एयर रूट्स हाँ ज़रूर मुतासिर होंगे, शिपमेंट्स हमारी मुतासिर होंगे, जो सी रूट्स हैं उसमें भी शिपमेंट्स जाएंगी। तो ये सिनेरियो सारी दुनिया के लिए होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा। जब ये सारी दुनिया के लिए होगा तो हम सारे जो हैं वो इक्वल टर्म्स पे आ जाएंगे। ये नहीं कि पाकिस्तान में जंग हो रही है और पाकिस्तान ही अकेला मुतासिर है, ये पूरी दुनिया की जंग है। इसको लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बिगिनिंग कह रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान को रीजन में डी एस्केलेशन करने की कोई काविश नहीं करनी चाहिए कि किसी तरह मामला थोड़े डी एस्केलेट हो जाएं, क्योंकि इस आग की लपटें हमें अगर ना भी महसूस हो मौजूदा तौर पे, आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल चिंगारियां तो महसूस हो रही हैं और होती रहेंगी, और शायद इसका बहुत बड़ा असर भी पड़ जाए। और पाकिस्तान सिफारती तौर पर इसमें ज़ाहिर है ज़रूर बातचीत कर रहा होगा, और जो अभी पब्लिक के कंजम्पशन के लिए नहीं होगी कि किस तरीके से खित्ते की जो सूरत हाल है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बात करें। आज अगर ईरान ने कुछ हमला किया है तो इसराइल ने बरमला ये कहा है कि हम जवाबी हमला जरूर करेंगे। तो ये
दर हमला, जवाबी हमला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ख़तरनाक सूरत-ए-हाल की तरफ ले जा सकती हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल फ़ोर्सेस जो हैं वो मैदान में आ रही हैं। इतना उसका प्रचार नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो इस पे बातचीत हो रही है, इज़राइल से बातचीत हो रही है, ईरान से बातचीत हो रही है, और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये मामला जो है वो सबसाइड ज़रूर होगा। अच्छा, इसलिए कि आज स्टॉक दुनिया एक्सचेंज की भी एक खबर आपसे डिस्कस करनी है। वो ऐसा सुनने में आया है कि इथियोपिया के एक शहरी, वो बल्कि आप ऐसे समझ लें कि अफ्रीका के अमीर तरीन आदमी, शायद बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर रिचेस्ट मैन ऑफ अफ्रीका जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। और गालिबन हमारे स्टॉक एक्सचेंज में शायद अभी तक तो अफवाही तस्वुर की जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड एक कंपनी जो पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी हुई है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसीलिए इथियोपिया की बहुत ज़्यादा दावतें भी हो रही हैं, और इथियोपिया के जो कारोबारी हैं वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। तो ऐसी कोई अफवाह आपने भी सुनी है कि अफ्रीकाज़ रिचेस्ट मैन जो हैं पाकिस्तान के ऑयल मार्केटिंग के शोबे में दाखिल होना चाह रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर खबरें तो हमें भी हैं, और दूसरी जगह पर अगर आप ये देखें तो मैं एक बात आपसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान में जो ये माशी तरक्की साल भर में हुई है, जहाँ आप बिल्कुल लेट्स से 0 से 10 पर आ गए हैं, और इसमें आगे मजीद जो है वो मामलात आगे जाते हुए दिखते हैं, जहाँ आपको इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आ रहा है। आपका जो डॉलर रेट है वो भी लोग 250 की बातें कर रहे हैं, लोग कहते हैं इससे भी नीचे चला जाएगा। तो इस सूरत हाल में, अच्छा, फिर तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि स्टॉक एक्सचेंज की आप लिस्टेड कंपनीज पे नजर डालें, बिलखुसूस ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो जाएं, दूसरी कंपनीज हो जाएं, बैंक्स हो जाएं, हमारे दूसरी इंजीनियरिंग कंपनीज हो जाएं, हमारी आईटी कंपनीज हो जाएं, अगर आप इनके प्रॉफिट देखें तो मैं बिल्कुल वसूख के साथ कहता हूं कि 70% वो कंपनियां जो हैं वो उन्होंने मल्टीपल प्रॉफिट्स पिछले साल में कमाए हैं। सितंबर क्लोजिंग आ गया है, सबके फिगर्स जो है वो सामने नजर आ रहे हैं, और ये कोई एक छोटा मोटा काम नहीं है कि जहां सारी कंपनियां ऑलमोस्ट जो हैं, जो पहले से अच्छा काम कर रही थी वो और ज्यादा अच्छा काम कर रही हों, कि जिसके 10 अरब के प्रॉफिट थे उसके 20 हो गए, 20 वाले के जो है वो 40 हो गए, एंड सो ऑन। तो जहां मल्टीप्लायर इफेक्ट दुनिया देख रही हो, और दुनिया ये भी देख रही हो कि अब पाकिस्तान से प्रॉफिट रिपैट्रिएट करने की कोई इशू नहीं है, लोगों ने अपने सारे प्रॉफिट्स रिपैट्रिएट किए, बोनसेस को और बिलखुसूस डिविडेंड्स को जो है रिपैट्रिएट किए। तो यहाँ जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे अच्छी गवर्नेंस देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस वक्त के फिगर्स लास्ट ईयर से कंपेयर करके पाकिस्तान आने का ना सोचे। मैं समझता हूं कि अगर उसकी विजडम होगी, अगर वो ये देख रहा होगा कि जी मेरी कंपनी कहां प्रॉफिट बना सकती है, और फिर उसको पैसा यहां लाने की स्टॉक एक्सचेंज में कंप्लीट सिक्योरिटी होगी कि वो रेरा अकाउंट में लेकर आए, रेरा अकाउंट में डॉलर की शेप में वापस लेकर जाए और मल्टीप्लाई करके वापस लेके जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट बिड दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। कल इसके जो ट्रेजरी बिल्स थे, पाकिस्तान के बॉन्ड्स थे, उनका रियलाइजेशन रिकॉर्ड था, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। अब उनके अगर प्रॉफिट्स कम हो गए हैं तो स्टॉक मार्केट जो है वो तैयार खड़ी हुई है उस इन्वेस्टमेंट को अब्जॉर्ब करने में और उनको सर्व करने में। बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप शो में आज हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।